दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद किरण रावत में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, यूटेट का एग्जाम 24 मार्च को होने जा रहा है, तो आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे और हम इस वीडियो के थ्रू कुछ प्रीवियस ईयर सेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो हिंदी का हमने सन 2017 का अपलोड कर लिया है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। ओके, सो ज़्यादा डिस्कस न करते हुए, जो सन 2017 में CDP चाइल्ड डेवलपमेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। ओके, सो इसमें पहला क्वेश्चन बना था पहचान विकास संबंधित है। जो पहचान विकास है वो किससे संबंधित है, कौन से जो सिद्धांत, ये एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है। ओके, दूसरा क्वेश्चन आया था, रीता पाती है कि उसकी कक्षा में अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, केवल एक या दो बच्चे को छोड़ दिया जाए, छोड़ जो लिख सकते हैं। यह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे मंदबुद्धि के हैं, अभी परिपक्व नहीं है, अल्प बुद्धि के हैं या अध्ययन में रुचि लेने वाले हैं। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि अभी वो परिपक्व नहीं है, अभी मैच्योर नहीं हुए, क्योंकि दो ही बच्चे हैं। अगर सारे बच्चे नहीं सीख पाते तो जो रीता है उसकी पढ़ाने का ढंग या उसकी जो तरीका है पढ़ाने का, उसमें कमी हो सकती है, या बच्चे मंदबुद्धि या इस टाइप के। पर लेकिन दो ही बच्चे हैं तो वो इसका वो एक अर्थ यही मानेगी कि अभी वो मैच्योर नहीं हुए। ओके, आगे क्वेश्चन मेरा था, निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है। भाषाई जो विकास होता है वो किससे प्रभावित होता है, वो वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है। ओके, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है। ये है समीपस्थ विकास क्षेत्र का संबंध है बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर से है। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनी थे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना था, नेक्स्ट पाठ्य चर्चा में विभिन्न गतिविधियां और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में क्या क्या जो गतिविधि है वो आवश्यक रूप से इसमें मेन क्या समावेश होना चाहिए, इसके बारे में ही पूछा गया है। पहला है, आनंद प्राप्ति एवं उबाऊपन से स्वतंत्रता हेतु प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु। थर्ड है, बच्चों की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने हेतु। चौथा बना था, सहगामी गतिविधियां कठिन विषयों के अधिगम में सहायक हेतु। राइट आंसर इसका सेकंड है, क्योंकि आनंद प्राप्ति है उबाऊपन ये तो हो नहीं सकता, ये देख के लग रहा है कि ये रॉन्ग होंगे। तो इसका राइट आंसर है 2, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु पाठ्य चर्चा में विभिन्न गतिविधि और अनुभव का समावेश आवश्यक रूप से करना चाहिए। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट बना था छठा नंबर, बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। किसको इंगित करता है, ये है फर्स्ट, ये गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि बहुबौद्धिकता है। तो इसमें हम विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधि जैसे संगीत कला आदि में प्रतिभाग द्वारा अकादमिक विषयों के उपलब्धि स्तर को आवश्यक रूप से रॉन्ग, खुद ही देख के लग रहा है। विद्यार्थियों को संगीत कला खेल जैसे विषय तभी लेने चाहिए जब वो इन विषयों में अपनी अलग पहचान बना सके। नो, इसका राइट आंसर पहला ही है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। पहला है, सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल में नियमित आकलन। दूसरा है, योग्यता व्यक्तिता कौशल आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। जिन संबंधों विषय क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर हैं उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन। कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को प्रतिपुष्टि जो फीडबैक है प्रदान करने के लिए आकलन। ये तो कॉमन है, क्योंकि ये चीज़ें तो आकलन में खुद ही ऑब्वियसली अगर हम आकलन करेंगे उसमें खुद ही पता चल जाएगा। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि निश्चित अंतराल तो एग्जाम तो हम लेते ही हैं, लेकिन जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो ज़्यादातर सबसे अच्छा पॉइंट इसका क्या हो सकता है, ये है सेकंड इज राइट, योग्यता व्यक्तिगत कौशल आदि के विकास क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। 8 है, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है। क्या तरीका है इसका सुनिश्चित, इसमें राइट आंसर वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग, क्योंकि बच्चों की दूरगामी है। अगर बड़े होते तो अलग इसका आंसर बनता, लेकिन वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग इन्हें प्राप्त होता है। छोटे बच्चों को तो वयस्क ही संभालेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। क्या बनना था नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब परीक्षा की विश्वसनीयता बहुत उच्च हो, परीक्षण वैध उच्च हो, परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो, परीक्षण में शाब्दिक पद हो। इसमें राइट आंसर है, जो बुद्धि है वो परीक्षण की वैधता होनी चाहिए, उनमें नॉर्म्स होनी चाहिए, तभी बुद्धि परीक्षण में अर्थात बुद्धि परीक्षण जिस लिए बनाया गया है वैध तभी होगा जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसी को शो करे। जैसे हिंदी का पेपर है, हिंदी में अगर हम गणित पूछ रहे तो वो तो नॉर्म्स उसके नहीं रहेंगे, वो वैध नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर 2 है, उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन बना था, कक्षा की जो गतिविधियां हैं कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व है, कक्षा की जो गतिविधियां हैं वो कक्षा अध्यापक पर कि यह पाठ्यचर्या इट मीन्स कैरिकुलम को उसी अनुसार परिवर्तित करें जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर देख के लग रहा है कि ये होगा नो।
संगठनात्मक भी नहीं। पाठ्यक्रम पुस्तक निर्माण अधिगमकर्ता के कठिनाई स्तर को अवश्य ध्यान रखें। ये चीज़ें तो ध्यान तो रखना पड़ता है, लेकिन इसका जो एक्यूरेट आंसर आ रहा है वो फर्स्ट है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस जो एग्जाम है उसमें, इस एग्जाम क्या बना था 2017 में। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि अधिगमकर्ता की आवश्यकता को करिकुलम पाठ्य चर्चा संबंधी अनुभव के साथ सम्मिलित करें। देख के लग रहा है नो, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट है विभिन्न आकलन प्रणाली का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है क्योंकि विभिन्न जो पृष्ठभूमियों की अधिगमकर्ता की विशिष्ट कमजोरी की पहचान करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सही कथन का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर क्या है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो लेंथी होता है, इसलिए हम इसके आंसर ही आपको बताएंगे। इसका राइट आंसर 2 है। अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए किंतु जो योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को सुदृढ़तापूर्वक संचालित करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो दिव्यांग है अगर उन्हें हम सहानुभूति दे देंगे तो मतलब वो ज़्यादा ही मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं वो बोलेंगे हमारी ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें भी इक्वल रखना चाहिए दोनों को। ये आंसर इसका राइट है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न तो वो पूछेगा ही ऑब्वियसली, मतलब ज़्यादा ही जो अभिप्रेरित करने के लिए नेत्र संपर्क करना अति आवश्यक है। इसका राइट आंसर विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण है। कौन सा है? असुरक्षा और चिंता की भावना उपलब्धि का सबसे, ये तो यही कारण है, ये कारण नहीं हो सकते। बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हो, स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हो, अपने साथियों और सहपाठियों के द्वारा पढ़ाई गई हो, किसी वयस्क, ये तो रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। बच्चों की बात, अगर बड़े एडल्ट या चाइल्ड की बात, बड़े की बात की होती तो वो सेल्फ स्टडी करते, क्योंकि चिंतन करने की क्षमता 12 आउट क्लास में ही 11-12 में ही आती है। उसे पहले वयस्क का संबंधित जो छोटे समूह होते हैं उसमें ही वो सीखता है। आगे क्वेश्चन बने थे विद्यार्थी बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा किसके कारण होती है। अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, पाठ्यचर्चा का कठिन स्तर, विद्यार्थी की अनुशासनहीनता और प्रयासों में कमी, अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहन न किया जाना। तो विद्यालय है, विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा किसके कारण होती है। वो होती है विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा अध्यापकों की निम्न जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण क्षमता के कारण होती है। इसका राइट आंसर पहला। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है 4, समाज के दूसरों के साथ अनुशासन रखना चाहिए। राइट आंसर। अच्छा शिक्षण क्या है, जो अच्छी टीचिंग है वो क्या है। अधिगम साधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना। दूसरा है विद्यार्थी के अध्ययन की योजना बनाना और उसका अनुपालन सुनिश्चित करना, भावी व्यवसायों हेतु अभिप्रेरित करना और प्रत्येक को व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर है ए। अधिगम साधनों रिसोर्स को व्यवस्थित करना, सिस्टमेटिक रखना और तथा विद्यार्थियों को अपनी गति के कार्य करने हेतु स्वतंत्रता, क्योंकि जो एनसीईआरटी बोलता है वो भी यही बोलता है क्रिएटिव करना चाहिए। और जो टीचर का रोल है खाली फैसिलिटेटर का है, रिसोर्स वो प्रोवाइड करेगा और विद्यार्थियों को उनकी गति से सीखने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। 20वां क्वेश्चन बना था कक्षा में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षित है। इसका राइट आंसर अभिरुचि और अभिप्रेरणा का अधिगम परिलक्षित है। विद्यार्थियों की कक्षा में अधिगम परिलक्षित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बना था कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना चाहिए। बच्चों द्वारा एक दूसरे के गति गैर आकर्षण तरीकों में संप्रेक्षण तथा समूह में कार्य करवाकर। दूसरा है अधिगम संसाधन तथा अधिकांश कला शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराकर उच्च उपलब्धि के लिए ट्रॉफी लाने हेतु अन्य कक्षाओं के साथ समूह के रूप में प्रतियोगिता करवाकर। अधिगम सावधानी पूर्वक गृह कार्य जांचने और त्रुटियों को इंगित करने के लिए कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपको पहला है, क्योंकि बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेक्षण तथा समूह के कार्य करवाकर जो कक्षा कक्ष में सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अधिकांश समय व्यतीत करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर पहला। 22वां क्वेश्चन बना था बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन में सीखने का कारण है। कौन सा है? आलोचनात्मक चिंतन, सॉरी मैं कौन सा क्वेश्चन बोल रही थी अभी। ये कभी कभी स्पेस उड़ जाता है, स्पेस कम रहता है, फ़ोन से ही बना रही है ना वीडियो, तो उसके कारण बीच बीच में ये रुक जाता है, तब इसमें प्रॉब्लम आती है। 22वां क्वेश्चन में बता रही थी। 22वां क्वेश्चन का आंसर है कक्षा कक्ष का उच्च रूप में अध्ययन होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन उसी प्रकार होना आलोचनात्मक चिंतन सीखने के का कारण है बच्चों में। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं। ये 23वां क्वेश्चन इसमें बता था नीचे लिखी समस्याओं में से किसका संबंध व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा किया जाता है। पहला है अधिकांश छात्र रेखागणित में पिछड़े हैं। नो, ये रॉन्ग है क्योंकि व्यक्तिगत पूछा है। दूसरा पीटीए बैठक के साधारण उपस्थिति बहुत कम दिखाई देती है। नो, क्योंकि व्यक्तिगत पूछा है तो व्यक्ति से संबंधित। एक छात्र रोज कक्षा में सोता है, ये भी रॉन्ग। थर्ड सही है, एक छात्र रोज कक्षा में सोता है, क्योंकि जो व्यक्तिगत जो व्यक्ति अध्ययन है उसमें पर्टिकुलर एक व्यक्ति का हम अध्ययन करेंगे, व्यक्तित्व कि वो क्यों सोता है, उसके पीछे क्या रीज़न है ये देखेंगे और उसका अध्ययन हम इस तरह से करेंगे। तो इसका राइट आंसर थर्ड है। नेक्स्ट है व्यक्ति सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। जो व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है वो कथन किसका है, वो स्किनर का है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट है छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति। यह कथन किसका है? ये कथन जहाँ समाज के बारे में या छात्र के भाषागत विकास के सबसे अधिक प्रभाव और सामाजिक परिस्थिति के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की ही ऐसे हैं जो समाज के बारे में, बच्चे का या समाज से इंक्लूड उसके बारे में ज़्यादा वाइगोत्स्की ही कहते हैं। तो राइट आंसर इसका 4। आगे है पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा है? चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, नो। झूला झूलना, नो। रॉन्ग। रेत पर चित्र बनाना, नो। क्योंकि मांसपेशी पेशी ये है, पेशी जाओ तो बॉल फेंकना, ये इसका राइट आंसर है। ओके। बैंकिंग शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेयर को कहा जाता है। ओके। आगे है उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है। पहले हम एग्जाम्पल एंड जनरलाइज की ओर जो पहुंचने वाली विधि है, मेथड है, वो आगमन है, इंडक्टिव। ओके। 1900 बना था, मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख है। ये व्यावसायिक नीतिशास्त्र में। 30वां एंड आखिरी क्वेश्चन सीडीपी का बना था, एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण विधि पर होना चाहिए, सीखने वाले विषय पर होना चाहिए, छात्र और उसके व्यवहार पर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है। सभी पे इसका जो एकाग्रचित होना चाहिए अध्यापक, एक आदर्श आइडियल जो टीचर है उसका होना चाहिए। ओके। आई होप आपको अगर हमारे चैनल अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।